28 साल में पैसे डबल, और ये राज मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और दूसरी बात करेंगे हम पीपीएफ के कुछ ऐसे नुस्खे जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो मेरे साथ बने रहिए ये सारे राज जानने के लिए, जिसमें मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिनका आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आपका मेरे चैनल इन्वेस्टवाइज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए ऐसी वीडियोस बना के लाता रहूं जो आपके बहुत काम आए और बहुत फ़ायदा होता रहे आपको। और इसमें मैं शुरू करना चाहता हूं कि आज के दौर में इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तो आप कोई ऐसा मेथड चुनें जिसमें आपको हाई रिटर्न्स मिलें, लेकिन हाई रिटर्न्स के साथ साथ में रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाता है। द हायर द रिटर्न द हायर द रिस्क। और दूसरा तरीका ये है कि आपको थोड़े रिटर्न्स बेशक कम मिलें, लेकिन आपका प्रिंसिपल जो है वो गारंटीड हो, आपके रिटर्न्स सेफ हों। तो जब आप लोअर रिटर्न्स वाले इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो आप कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, कि आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ों में आपको 3 या 4 बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका जो कैपिटल है, जितना आपने पैसा लगाया, वो बिल्कुल गारंटीड होना चाहिए। दूसरी बात यह कि आपका जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन के रेट को बीट करे, और वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मान लीजिए अगर आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो अगर मान लीजिए 5% है और लॉन्ग इन्फ्लेशन जो है वो 6% पे जा रही है, तो आप कमाओगे 5 रुपये लेकिन गंवाओगे 6 रुपये। तो इसीलिए आपका जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से हमेशा ऊपर होना चाहिए। तीसरी बात यह है, अगर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिले तो बहुत ही बढ़िया है, जैसे 80C के अंदर। हालांकि आजकल टैक्स रूल्स थोड़े चेंज हो गए हैं, लेकिन ये ज़रूरी ऐसा गारंटीड नहीं है कि टैक्स रेट्स हमेशा ऐसे ही रहेंगे। कुछ भी हो सकता है, आगे जाके पॉलिसी चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। और कई लोग अभी भी, क्योंकि उन्होंने पहले की इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, कुछ लोग अभी भी पुराने रेट के हिसाब से ही चलेंगे। और अगर आप टैक्स बेनिफिट 80C के अंदर ना भी देखें तो भी ये रिटर्न्स जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी है। वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में क्लियर कर दूंगा कैसे। और चौथी बात यह है कि जो रिटर्न्स हैं वो मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री होनी चाहिए। जैसे अगर आप एफडी कराते हैं तो एफडी पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आप सेविंग्स में रखाते हैं पैसा, उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है। कई सारे और इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे स्टॉक मार्केट्स हैं, चाहे डेट फंड्स हैं, उनमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो जो आपके रिटर्न्स हैं अगर वो टैक्स फ्री होंगे तो वो आपके रिटर्न्स में ही काउंट होंगे, यानी कि जो टैक्स आपने बचाया टैक्स फ्री रिटर्न्स की वजह से, वो भी तो आपके रिटर्न्स में ही काउंट हो गया ना। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें अब बताता हूँ पीपीएफ के बारे में जो आपको बिल्कुल नहीं पता होंगी। तो ये सारी बातें ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपको ज़रूर काम आएंगी। तो पहली बात तो ये है कि पीपीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम है, तो बिल्कुल ही सेफ है। इसमें पैसे कम होने का, प्रिंसिपल इरोड होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। दूसरी बात यह कि रिटर्न्स जो हैं वो हर क्वार्टर में रीसेट होते हैं। तीसरी बात जो शायद आपको नहीं मालूम थी कि महीने के पहले और 5वें दिन के अंदर अंदर पैसा रखाया तो वो उस महीने का इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल होगा। अगर आपने बाद में रखाया तो वो पैसा उस महीने के इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो पीपीएफ के रिटर्न्स है वो EEE कॉन्सेप्ट में आते हैं, यानी कि एग्जेम्प्ट। तो आपको हर स्टेज पे एग्जेम्पशन मिलेगी टैक्स से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और जितना एग्जेम्पशन मिलेगी उतना ही आपका रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनआरआईज अकाउंट नहीं खोल सकते पीपीएफ में, लेकिन अगर आपने पहले अकाउंट खुला लिया था और आप बाद में एनआरआई बने हैं तो आपका ये अकाउंट कंटिन्यू आप कर सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों को बात पता नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके माइनर बच्चे भी अगर हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, तो उनके लिए भी एज अ पेरेंट और एज अ गार्डियन आप पीपीएफ अकाउंट खुला सकते हैं। और जाहिर सी बात है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स मच फास्टर, क्योंकि जितना समय आपका पैसा कंपाउंड होगा उतना ही ज़्यादा आपकी वेल्थ ग्रो करेगी। तो अगर आपके बच्चे का भी आप लिए पैसे स्पेयर कर सकते हैं और उसका उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं, या उसको अच्छी पढ़ाई लिखाई कराना चाहते हैं, तो उसके नाम से भी अगर आप अकाउंट खुलवा लेंगे अभी से, और जितना आपका मंथली बजट अलाउ करे उतना अगर आप रखा सकें पीपीएफ में, तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है काफ़ी मात्रा में ज़्यादा बढ़ जाएगा जितना जल्दी आप शुरू करेंगे। जो मिनिमम अमाउंट है वो 500 रुपये है साल का इन्वेस्ट करने का, और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो अभी भी 1.5 लाख ही है। लेकिन पहले फ़र्क ये था कि आप महीने में सिर्फ एक बार ही पैसे जमा कर सकते थे, लेकिन अब 50 रुपये के मल्टीपल्स में आप अनलिमिटेड टाइम्स वो अमाउंट जमा कर सकते हैं पीपीएफ में। नॉर्मली जो मैच्योरिटी होती है पीपीएफ अकाउंट की वो 15 साल की होती है, लेकिन
5-5 साल करके आप अनगिनत बार उसको एक्सटेंड कराते जा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट जो है वो पोस्ट ऑफिस के अलावा नेशनलाइज्ड बैंक्स और कुछ मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी खोला जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की डेट में जो करंट रेट ऑफ रिटर्न है 7.1% है, लेकिन आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ अप्रैल टू जून क्वार्टर का 7.1% था और उससे पहले जो जैन टू मार्च क्वार्टर था उसका 7.9% था। लेकिन वीडियो में थोड़ी देर में आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें आपको पिछले 33 सालों का पीरियड था उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखेगा। तो आपको ये साफ हो जाएगा कि अगर आप पिछले 10 सालों को भी एवरेज लें तो भी 8% या उससे ऊपर बैठता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि 8% या उससे ऊपर का रिटर्न अभी भी मिल सकता है। जिस साल आपने अकाउंट खोला है उसका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के तीसरे साल से लेकर छठे साल तक आप पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं और उस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 1% ज़्यादा, यानी कि जितना आपको पीपीएफ में रिटर्न मिल रहा है उससे 1% ज़्यादा। लेकिन ये जो लोन है ये 36 महीने का ही होता है, तो उसके अंदर अंदर आप रीपे कर दें अगर कोई लोन लेता है तो, नहीं तो पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पीपीएफ अकाउंट्स ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में अगर आपने खुलाया था वहाँ से अगर आप बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहें, या बैंक में खुलाया था वहाँ से आप पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करना चाहें तो वो ट्रांसफ़र भी आसानी से हो जाते हैं। और जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो बैलेंस था उसका 50% तक का अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं 5 साल के ख़त्म होने के बाद। और पहले ऐसा माना जाता था कि आप पूरा अकाउंट क्लोज नहीं करा सकते मैच्योरिटी से पहले, यानी कि 15 साल से पहले, लेकिन कुछ चेंजेस आए थे जिसमें आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए या मेडिकल रीज़न के लिए या हायर एजुकेशन के लिए आप 5 साल के बाद, 5 साल ख़त्म होने के बाद भी आप अकाउंट को पूरे तरीके से क्लोज करा सकते हैं। अगर आपका रेजिडेंसी का स्टेटस चेंज हो जाता है, आप किसी और कंट्री के सिटीजन बन जाते हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स देना है जैसे पासपोर्ट, वीज़ा, ये सब देने से आप इमीडिएटली भी अकाउंट क्लोज करा सकते हैं। और अब मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ जो वो ये लास्ट के 30 साल से ऊपर का ग्राफ है। इसमें अगर आप देखें तो 1986 से लेकर 2000 सन 2000 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट था पीपीएफ में 12%, फिर 2000 से 2001 तक था 11%। इनफैक्ट अगर आप 2015-16 तक की बात करें तो 9.5 से लेकर 8.5% तक का रेट था। और 2016 ऑनवर्ड्स, यानी कि 1 अप्रैल 2016 ऑनवर्ड्स लगभग 8% के आसपास आया और उसके बाद भी 8% के काफ़ी पास रहा। ये पहला ऐसा क्वार्टर है पिछले 33 सालों में जहां पे 7.1% तक आया है। अदरवाइज़ अगर आप बाकी के साल देखें तो ऑलमोस्ट 8% के आसपास ही रहा है। और इसका एक बड़ा कारण ये है इंटरेस्ट रेट फ़िलहाल कम होने का, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट रीसेट होते हैं। तो उसका कारण इंटरेस्ट रेट्स का बड़ा सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ कि इस समय गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इकोनॉमी को पुश करने की, क्योंकि थोड़ा सा स्लो डाउन इकोनॉमी में हो गया है, तो पुश करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को कम करना पड़ा है। और उससे डबल बेनिफिट ये होता है कि जो कंपनीज अपना प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना चाहती हैं तो उनको कम इंटरेस्ट पे पैसा लेके उनके पैसे बच जाएंगे, उनको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आजकल थोड़े चैलेंजिंग हैं, तो इसीलिए कंपनीज का कॉस्ट कम करना इम्पॉर्टेंट है। और सिमिलरली डिमांड बढ़ाने के लिए भी अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तभी लोग ज़्यादा खरीद पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो इतने केपेबल नहीं होते कि एक साथ सारा पैसा लगा के उस चीज़ को खरीद सकें। तो लो इंटरेस्ट रेट जो है वो डिमांड बढ़ाने में भी मदद करते हैं। तो इस समय हालांकि इन्फ्लेशन रेट भी थोड़ा सा हायर साइड पे है, जो आरबीआई का टारगेट है उससे थोड़ा सा ऊपर चल रही है, लेकिन इस समय गवर्नमेंट हैज़ चोजन टू कीप द इंटरेस्ट रेट्स लो, क्योंकि वो चाहते हैं कि कंजम्पशन बढ़े, डिमांड बढ़े, जिससे वो हमारी इकोनॉमी जो है वापस ट्रैक पे आ जाए और हमारा ग्रोथ रेट वापस से ऊपर हो जाए। तो इसीलिए थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट हल्के से कम है इस समय। उसी वजह से जो पीपीएफ का रेट है वो भी कम है, लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स राइज होंगे आई एम श्योर ये भी 8% के आसपास पहुंच जाएगा। तो जो लोग सोचते हैं कि भाई 7% बहुत कम है, सबसे पहले तो उनको ये बता दूं कि 7% हमेशा नहीं रहेगा। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे पीपीएफ का रेट भी बढ़ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो टैक्स आप बचा रहे हैं
इंटरेस्ट पे, वो भी अगर आप ऐड करेंगे तो 60% से काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। अगर 30% वाले स्लैब में आते हैं तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि 2% आप और ऐड कर लीजिए, तो ये लगभग 9% तो वैसे ही बन गया। और जब ये 8% पे आएगा नॉर्मल रेट, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के टैक्स एग्जम्पशन मिला के 11% के लगभग हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ बैड रेट। और वो भी खास करके तब जब आपके रिटर्न्स फुल्ली गारंटीड हों। मैं आपको रिटर्न्स दिखाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि आजकल के ज़माने में क्योंकि काफ़ी लोग प्राइवेट नौकरियों में काम करते हैं, तो कंपैरेटिवली पुराने ज़मानों से अगर हम कंपेयर करें तो आजकल जो पे स्केल्स हैं काफ़ी बेटर हो गए हैं। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, पहले अगर कुछ पैसे मिलते थे, कुछ हज़ार रुपये या कुछ 100 रुपये, तो आजकल वो बातें हज़ारों रुपए और लाखों रुपए तक पहुंच गई हैं। बहुत सारे लोगों की सैलरीज कई लाख रुपए महीना भी होती हैं, काफ़ी लोगों की सैलरीज कुछ हज़ार रुपये महीना भी होती हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा पैसा स्पेयर करना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो जॉब्स हैं वो आजकल पेंशन में कवर नहीं होते हैं, तो आपको आगे के लिए बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप आगे चल के भी एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकें। उसके लिए आपको अभी से बचाना ज़रूरी होता है। और साफ सी बात है, सब हर कोई जानता है कि जैसे इंसान की एज कम होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती जाती हैं। तो शुरुआत में पैसे बचाना कंपैरेटिवली आसान होता है और बाद में पैसे बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर आपकी सैलरी उस रेट से ना बढ़े। तो इसीलिए पैसे जितना जल्दी बचाना शुरू करेंगे उतना ही आपके आगे के लिए तकलीफ़ें कम हो जाएंगी, आपको सहूलियत ज़्यादा होगी। और अगर पैसे आपको विड्रॉ नहीं करने पड़े पहले, तो आप उसको एक्सटेंड करते जाइए और मैच्योरिटी पे यानी कि 60 साल की उम्र जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास बहुत अच्छा कॉर्पस बन जाएगा। या उससे पहले भी अगर आपको ज़रूरत पड़े बच्चों की शादी के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, कोई और चीज़ें हों, तो उन सब चीज़ों के लिए भी आपको एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि वो अमाउंट बहुत कंपाउंड होके कई लाखों करोड़ों तक बात पहुंच जाएगी। वो भी अभी मैं आपको बताता हूं कैसे, वो पूरा आपको जब चार्ट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। तो चीज़ों के दाम क्योंकि बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे पास आने वाले समय में अगर हमारी सैलरी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती या रिटायरमेंट पे अगर हमारे पास पेंशन नहीं है, तो हमारे पास अच्छा खासा एक अगर अलग से अमाउंट होगा तो हमें ज़िंदगी जीने में बड़ी सहूलियत होगी और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे इंसान कमाता जाता है उसके खर्चे भी उस हिसाब से बढ़ते जाते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक सेट हो जाता है। तो आदमी उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से नीचे नहीं आना चाहता, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास इतनी सेविंग हो, इतना कॉर्पस हो कि आप उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकें। और लास्ट बात यह है कि जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप अलग स्कीम्स में भी करिए, स्टॉक मार्केट्स में भी करिए, म्यूचुअल फंड्स में भी करिए, गोल्ड भी लीजिए, और भी एवेन्यूज़ हैं। लेकिन कुछ पैसा आपका ऐसी जगह होना चाहिए जो एब्सोल्युटली गारंटीड है, जिसमें प्रिंसिपल कम होने का ज़रा भी चांस नहीं है और जिसके रिटर्न्स ठीक हों, इन्फ्लेशन को बीट करते हो जैसा मैंने बोला, और अगर टैक्स फ्री हो तो सोने पे सुहागा। तो कुछ अमाउंट आपको ज़रूर से निकालना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, ताकि आपको बाद में दिक्कतें ना आएँ और आपको चिंता करने की ज़रूरत ना हो कि जो पैसे मैंने लगाए थे उसमें से कुछ कम तो नहीं हो गया और उसमें से कुछ टैक्स का मुझे ना देना पड़े। तो ये सब बातें बड़े ध्यान रखने वाली हैं। और अब हम आ जाते हैं रिटर्न्स। मैंने 3 अलग अलग अमाउंट्स के एग्जांपल देके दिए हैं। पहला है 1000 रुपये महीने का, दूसरा है 5000 रुपये महीने का, और तीसरा 12,500 रुपये महीने का। और 12,500 लेने का तुक ये था कि 12,500 रुपये महीने का अगर आप लगाएंगे तो साल का 1.5 लाख रुपये बन जाता है, जो कि पीपीएफ का मैक्सिमम ईयरली लिमिट है। और अगर आपकी इनकम अलाउ करती है तो आप आपके स्पाउस का और आपके बच्चे का अगर तीनों का भी मिला के कर लें तो 50,000 महीने से भी कम का खर्चा आता है। और बड़े सारे हाउस होल्ड ऐसे भी हैं जो 50,000 रुपये महीना स्पेयर कर भी सकते हैं रखाने के लिए, लेकिन उनका 15 साल में या 20 साल में या 30 साल में ये पैसा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मतलब करोड़ों में बात पहुंचेगी। तो वो भी मैं आपको सारे डिटेल कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मैं 7.1% जो कि करंट रेट है, अगर मैं सिर्फ वो भी लूँ और 1000 रुपये महीना भी रखाया जाए तो 15 साल में वो आपने इन्वेस्ट किया 1.8 लाख, 1,80,000 रुपये, और आपका मेच्योरिटी अमाउंट जो है वो 3.25 लाख से 3.5 लाख के बीच में बन जाएगा। अगर 7.1 से लेकर अगर 8% तक का भी अगर हम इंटरेस्ट लें, अगर आप उसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड करते हैं तो अमाउंट बढ़ के बन जाएगा 5.3 लाख से लेकर ऑलमोस्ट 6 लाख तक।
तो आपका पैसा 5 साल में वो कंपाउंडिंग हो के जो पुराना था वो भी मिला के कंपाउंडिंग हो के बन गया ऑलमोस्ट 1.25 गुना। यानी कि 5 साल एक्स्ट्रा आपको पैसे रखाने से और सिर्फ वही 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देने से आपका अमाउंट जो है वो ऑलमोस्ट 2 गुना बन जाता है। यही अमाउंट अगर हम बढ़ा के 5,000 रुपये कर दें तो 7.1% के हिसाब से 15 साल में आपने इन्वेस्ट किया 9 लाख रुपये और आपका अमाउंट मैच्योरिटी अमाउंट बन जाता है 16 लाख रुपए से लेकर 17.5 लाख रुपए तक, अगर हम 8% तक का इंटरेस्ट लें। और यही अगर आप 20 साल तक बढ़ा दें तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 12 लाख रुपए, लेकिन आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट बन गया वो 26.5 से लेकर ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए बन जाता है। तो ये भी लगभग 2.25% हो गया। और अगर हम 12,500 रुपये महीने का लें और 7.1% के हिसाब से ये अमाउंट बनता है 40 लाख और 8% के हिसाब से बनता है ये 43.5 लाख रुपए। लेकिन अगर आप 5 साल और एक्सटेंड करते हैं तो ये बन जाता है 66.5 लाख से लेकर 74 लाख रुपए तक। इट कैन बिकम फ्रॉम 66 लाख टू 74 लाख, जबकि आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो आपने सिर्फ 7.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा किया और अपने पुराने पैसे भी रहने दिए। तो ये अमाउंट में जो फ़र्क आ गया 26 लाख रुपए से लेकर 31 लाख रुपए तक का फ़र्क पड़ गया। सिर्फ 5 साल एक्स्ट्रा आपने कंटिन्यू किया 1.5 लाख रुपए साल का देना। अब बात आ जाती है कि 2.5 साल में पैसा डबल, या अगर दूसरे तरीके से बोलें तो 5 साल में पैसा 4 गुना। तो 5 साल में पैसा 4 गुना जो है ये एकदम ब्लफ है, क्योंकि लोग जो हैं वो ऐसे वीडियोस बनाते हैं कि आपको टाइटल देख के आप उसमें घुसना चाहें। लेकिन मैंने जो चैनल बनाया उसमें मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं कभी भी किसी को गुमराह नहीं करूँगा। का समझाने का तरीका उनका ऐसा था कि आपने 5 साल में अगर 1.5 लाख रुपए साल का करते थे अगर आप, तो 5 साल में आपने दिए 7.5 लाख रुपए, लेकिन आपको फ़र्क कितने का पड़ गया 8% के हिसाब से 31 लाख रुपए का। तो 7.5 लाख का 31 लाख रुपए बन गया, तो ये हो गया आपका 4 गुना। तो 5 साल में ये पैसा 4 गुना इस तरह हो गया कि 5 साल अपने पैसे 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा रखा, लेकिन जो पुराना आपका अमाउंट पड़ा था वो भी तो कंपाउंड हो रहा था, वो कौन सा आपने निकाल लिया। तो जो आपका पुराना जो कैपिटल था 43 लाख रुपए का, वो भी तो कंपाउंड हो रहा था, उसने भी तो 31 लाख में कंट्रीब्यूट किया। तो ये है राज आपके 5 साल में पैसे 4 गुना होने का। हाँ, जो मैंने आपको बताया 2.25 गुना होना 5 साल में, वो भी इसलिए हुआ क्योंकि आपके पुराने पैसे भी उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये थी सच्चाई। और अगर आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपको इनमें से कौन कौन सी बातें पहले से ही पता थी, कौन कौन सी बातें आपको नहीं पता लगी। और अगर आपके कोई और क्लैरिफिकेशंस हैं तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। और मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें भी आप चाहें तो मेरे से कोई सवाल पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।